तो स्वागत है आपका हमारे दूसरे एपिसोड में मिट्टी की भाषा। स्वागत है डॉक्टर साहब। तो सीधे प्रश्न पे आते हैं। जी, जी, ज़रूर। तो जैसे हमारे एपिसोड का नाम है मिट्टी की भाषा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मिट्टी हमारे इतिहास को कैसे रिप्रेजेंट करती है या उसमें कैसे इतिहास छुपा होता है हमारा। तो मैं मिट्टी से थोड़ा ज़्यादा हमारे काल चक्रों के बारे में जानना चाहता हूँ। ये वो काल नहीं जैसे जो हम रामायण, महाभारत वगैरह में कहते हैं कि अ, कलयुग, वलयुग ऐसे नहीं कहना चाहता। मैं परसेप्शन ऑफ टाइम टाइम पर्स फ्रेम। टाइम फ्रेम, पीरियड, क्रोनोलॉजी जी। जो अलग-अलग तरह से हम किसको कहते हैं। तो मिट्टी में सबसे पहले मिट्टी सबसे ज़रूरी चीज़ पुरातात्विक दृष्टिकोण से होती है क्योंकि हमें कहीं न हर हर एक पुरातात्विक अवशेष कहीं न कहीं मिट्टी से जुड़ा है। अब जब हम मिट्टी को देखते हैं तो मिट्टी का अपना खुद का काल होता है जिसको हम कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। हम्म। जियोलॉजी मतलब पत्थरों की स्टडी, पत्थरों का साइंस और हर एक पत्थर जो हमें हमारे आसपास दिखता है, उसका सेम एज नहीं है। बिल्कुल। हर एक पत्थर की जर्नी अलग हुई है। तो एक तो मिट्टी में होता है कि जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जिसमें सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा, बहुत पॉपुलर हैं डायनासोर्स हमारे बिल्कुल। और बहुत पॉपुलर पिक्चरें आई हैं उनके बारे में जी जुरासिक पार्क जी करके। जी। जी। तो ये जो शब्द जुरासिक इस्तेमाल किया जाता है, वो एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। तो ऐसे अलग-अलग पत्थरों के हिसाब से, अलग-अलग तरह के वातावरणों के हिसाब से जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स हमारे जियोलॉजिस्ट और पुरातत्वविदों ने बनाए हैं, जी। जैसे सेनोज़ोइक, प्रोटोज़ोइक, जुरासिक। सिमिलरली जिस टाइम स्केल पे हम आते हैं, अगर जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल इतना बड़ा है, तो हम केवल इतने से हैं, जिसको हम कहते हैं एंथ्रोपोसीन। हम्म। एंथ्रो मतलब हमारे तरह के लोग, हमारे पूर्वज और हम। जी एंथ्रोपोलॉजी जो शब्द जी जी जी। सब्जेक्ट है। हम्म। तो एंथ्रोपोसीन वो पीरियड है जब मिट्टी में हमारे अवशेषों का मिलना शुरू होता है। सिर्फ जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अवशेष नहीं, परंतु मानव जाति के अवशेषों का मिलना। मतलब सिंपल भाषा में बोला जाए तो वो टाइम जहां से हमारा जन्म हुआ या जिस टाइम उद्गम, फ्रेम से उद्गम। हम अपने ट्रेसेस छोड़ने लगे। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है नेचर वर्सेस कल्चर। नेचर में जियोलॉजिकल टाइम स्केल आता है, जी। बाकी सारे जीव-जंतु आते हैं, परंतु कल्चर, संस्कृति, वो चीज़ है, कल्चर को बहुत सिंपली अगर जो मैं बोलूँ, तो कोई भी चीज़ जो हमारी प्रजाति, हम्म। सिर्फ हम नहीं, हमारे पहले वाले होमिनिन्स भी, जी। जिन उन्होंने बनाए हों या मॉडिफाई किए हों, हम्म। वो कोई भी चीज़ जो हमारे द्वारा करी गई है, उसको हम कल्चर। अब वो या तो एक पत्थर को तोड़ के स्टोन टूल बनाना, बिल्कुल। पत्थर भले ही नेचुरल है, जी पर उस पत्थर को मॉडिफाई तो हमने ही किया। जी जी। जैसे हम वो अफ्रीका में देखते हैं, पेंटिंग्स की हैं एग्जैक्टली तो पुरानी। वो कल्चर। तो कार्यकाल टाइम स्केल्स में नेचर का टाइम स्केल अलग है जो जी। बहुत बड़ा है, और कल्चर का टाइम स्केल इतना है उसके सामने। बिल्कुल। तो मिट्टी में हमें सब कुछ मिलता है। तो दूसरे प्रश्न पे आते हैं डॉक्टर साहब। जमीन की अलग अलग परतें हमें समय के बारे में क्या बताती हैं। ये सबसे जरूरी प्रश्न है जब हम पुरातत्व को समझते हैं या समझाते हैं। लोगों को लगता है कि जब हम पुरातत्विज खुदाई कर रहे हैं तो हम जमीन के नीचे जाके अवशेष ला रहे हैं। पहली बात तो 90% पुरातत्व हमारे सामने है, जमीन के नीचे है पर बहुत कम है। कम है। पर उसको जमीन के नीचे कहना गलत है। अब उदाहरण के तौर से अगर जो मैं आपको बताऊं कि ये है हमारी पहली किताब, थोड़ी पुरानी लग रही है, धूल वाली लग रही है, इसको मैं यहां पे रखूं, आप समझो कि हजारों लाखों साल पहले
हमारे सबसे पहले पूर्वज, जैसे हम अभी चंडीगढ़ में हैं, जी। चंडीगढ़ में हमारे सबसे पहले पूर्वज यहाँ आके रुके। अब इतनी मोटी परत जो है वो उनके रहन सहन की वजह से बनी। उन्होंने अपने घर बनाए, झोपड़ियां बनाई, हंटिंग करी, अपने जी। स्टोन टूल बनाए, सब हम्म। कुछ किया, ये परत बनी। अब किसी कारणवश उनको छोड़ना पड़ा, क्या पता एनवायरनमेंट चेंज हो गया, उस टाइम पे आइस एज थे, ठंड बढ़ गई, वो जी। ज्यादा गर्म क्लाइमेट के लिए गए, नदी ने अपना रुख बदल लिया, कुछ बिल्कुल। भी हो सकता है। जी जी। तो फिर आई थोड़े टाइम बाद एक और हमारे पूर्वज की टुकड़ी या कस्बा। तो अब ये तो ऑलरेडी है, जब ये लोग गए तो ये सब कुछ लेके नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, बिल्कुल। तो उन्होंने जो बनाया उसके ऊपर ये हमारी पंचतंत्र के लोगों ने कुछ बना लिया। अब ये लोग कुछ 10 साल, 100 साल, 200 साल रहे। अब उसके बाद वो भी चले गए, फिर आए कोई और। अब क्या हुआ, आप देखोगे ये सबसे ज्यादा रहे, ये इतने ही रहे, और ये उनसे भी कम रहे। मतलब हमें ये पता चलता है कि इस मिट्टी की परत के समय कुछ ऐसा हुआ होगा कि एकदम से लोगों को छोड़ना जाना पड़ा। पड़ा। जी। फिर हम आते हैं इस परत पे। अब आप देखोगे ये परत भले ही ज्यादा मोटी ना हो, परंतु इधर ज्यादा फैली है, मतलब जमीन पे एक्सपैंड किया उन्होंने। एक्सपैंड किया, जी। राइट। अब हर एक परत का अपना खुद का कल्चरल मार्कर है। यहाँ पे जैसे अगर जो ये लोग स्टोन टूल बनाते थे, तो यहाँ पे जैसे इन लोगों ने मृद भांड, मटके पेंटिंग शुरू करी, यहाँ पे इन लोगों ने शहरीकरण शुरू किया, यहाँ पे इन लोगों ने शहरीकरण में और विकास किया। तो ये अलग अलग मिट्टी की परतें हम देखें तो जो परत सबसे नीचे है वो जाहिर सी बात है सबसे पुरानी है, फिर हम धीरे धीरे ऊपर आते हैं जी। और आज हम जहां बैठे हैं वो भी 100 साल बाद एक परत बन के ही रह जाएगा। बिल्कुल। अब वो अलग चीज है कि ये जो परतें हैं कितनी गाढ़ी हैं, कितनी मोटी हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि इतना ज्यादा कंटिन्यूअस हैबिटेशन था। जी। जिस तरह के अवशेष मिलते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि क्या क्या रहन सहन थे कल्चर कैसा उनकी, था, क्या कैसे कल्चर, शिकार या बिल्कुल। कैसे क्या वो करते अब थे। बात आती है, क्या हम आज जिस लेयर पे रह रहे हैं वो तो इसके भी ऊपर है ना। जी। तो अब अगर जो हम खुदाई कर रहे हैं तो हम हमारी मिट्टी के नीचे खुदाई कर रहे हैं, पर ओरिजिनल लेयर तो यहाँ पे है। तो बिल्कुल। एक्सकवेशन कभी भी हम अंडरग्राउंड नहीं कर रहे, हम ऊपर हैं, वो हमारा ग्राउंड है, पर इन लोगों का ग्राउंड तो इसके नीचे था। बिल्कुल। और आप गांव गांव घूमते होगे तो आपको टिब्बे दिखते हैं। हाँ जी। ये जो टिब्बे बनते हैं वो इसी तरह से बनते हैं। इनमें कुछ होते हैं जो नेचुरल तरह से बनते हैं, जैसे आप एक कस्बा आया, उसने घर छोड़े, जी। अब उसके ऊपर मिट्टी आई, पानी के पास था तो पानी और बाढ़ लाई या धीरे धीरे मिट्टी लाई। कुछ लोग आए, उन्होंने और घर बनाए। आप आज कहीं भी जाओगे लोगों को ये रहता है कि मेरा घर सबसे ऊपर हो। तो आप पंजाब, हरियाणा, यूपी जहाँ पे समतल जमीन है वहां पे भी आपको ऐसे टिब्बे दिखेंगे। पर जैसे आप लोग हिमाचल के हो तो आप लोगों के लिए ऐसे टिब्बे ढूंढने मुश्किल हैं क्योंकि समतल जमीन कम है। तो हिमाचल या पर्वतीय इलाकों में लोगों का रहन सहन और ये परतें, इनको परखने का तरीका थोड़ा अलग है। सिमिलरली अगर जो हम तट में जाते हैं, तटीय स्थलों में, उनका अलग है, पर इन्हीं परतों में हमारी सारी कहानियां छिपी हुई हैं। हमने मिट्टी के बारे में जान लिया डॉक्टर साहब, जमीन की परतों के बारे में जान लिया, तो अब मेरा प्रश्न आर्कियोलॉजिस्ट आपके उससे संदर्भ से है कि आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता चलता है कि खुदाई करनी कहाँ पे है? ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका एक आंसर नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट जैसे आजकल हमारे पास अलग अलग टेक्नोलॉजी है,
हम बड़े-बड़े शब्द यूज़ करते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, सैटेलाइट इमेजरी, सर्वे, ये जियोफिजिकल सर्वे, ये सारे बड़े-बड़े शब्द हैं। पर सबसे पहले जब हम बात करें 1800, 19वीं सदी, 20वीं सदी, इन सब की बात करें, तो लोग चल-चल के, घोड़े गाड़ी पे, आज भी साइकिल पे, हम इसको कहते हैं विलेज टू विलेज सर्वे। तो पहले हम क्या करते हैं कि हमारे अंग्रेज़ों ने हमें काफ़ी बुरे घाव दिए, बट जो 1-2 चीज़ें उन्होंने अच्छी करी हैं, उनमें से एक है, उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया के मैप्स बनाए। तो उन्होंने टोपो शीट्स बनाई। टोपो शीट क्या होती है कि जब हम जब ब्रिज बनाते हैं, तो आपने एक मशीन देखी होगी टोटल स्टेशन जैसी, जी, जी। जो ये देखती है कि कितने हाइट पे बनना चाहिए वगैरह-वगैरह। तो उन्होंने ऐसे मैप्स बनाए हैं जो हमें बताते हैं कि कहाँ पे डिप्रेशन है ज़मीन में, कहाँ पे थोड़ी चढ़ान है, कहाँ पे नदियाँ बह रही हैं। जी, जी। तो अंग्रेज़ों ने चलो एक आध चीज़ तो अच्छी करी, जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। हुँ, उन मैप्स के ज़रिए हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर जो नदी आज यहाँ से बह रही है और पहले थोड़ी वहाँ से बहती थी, तो इसके आस-पास हम शुरू कर सकते हैं साइट ढूँढना। हुँ, फिर आस-पास गाँव, कबीले, कस्बे जो बसे हुए हैं, जी। उनके थ्रू चल के पता करना, गाँव वालों से पूछना। तो आज भी 90% जनता या आर्कियोलॉजिस्ट जनता ऐसे ही साइटें ढूँढती हैं। ओके। पर टेक्नोलॉजी ने हमें कैसे थोड़ा सशक्त बनाया है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल अर्थ। हुँ, हुँ। गूगल अर्थ का जो फ्री वर्ज़न भी है ना, वो भी हमें थोड़ा-सा एक बाउंड्री दे देता है। अगर जो छोटा-सा किला है जी, या जी, जी। हमें लगता है कि इस गाँव के आस-पास नदी बह रही है, तो हम उस जीपीएस पॉइंट के पास खुद फ़ोन के ज़रिए पहुँच सकते हैं। हुँ, फिर जैसे जीआईएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो जीआईएस के थ्रू क्या होता है, हमें मैप्स बना सकते हैं, हम अलग-अलग जीपीएस कोऑर्डिनेट्स बना के पैटर्न बना सकते हैं। क्या होता है कि एक साइट इधर है, एक साइट कहीं और है। इनको हम अलग-अलग देखते हैं ना, हुँ, तो कहानी कुछ और है। पर अगर जो इन सबको एक मैप में प्लॉट करके हम पैटर्न स्टडी करें, जी, तो हमें बहुत ज़्यादा पता चलता है। ओके। हमारे कई अनुमान गलत साबित होते हैं, कई सही साबित होते हैं और कई नए पैटर्न क्रिएट होते जी, हैं जो हमें माइक्रो लेवल से लेके मैक्रो लेवल तक स्टडी करने में मदद करते हैं। तो आज भी हमें साइटें तो स्वयं जाके ही पता चलती हैं, मैनुअली ही हम क्योंकि क्या होता है मैक्सिमम कि खेती-बाड़ी हुई है, तो जब जी, हल जी, चलता है, तो खेतों में मटके, मनके, बिल्कुल। ऐसे बारिश हुई है, तो नहरों में कभी-कभी जी, जी, मटके जी। अटक जाते हैं। फिर टिब्बे जो हैं, हुँ, अब गाँव वालों से पूछो कि कोई पुराना टिब्बा पता है या टीला पता है, हुँ। ऑलमोस्ट हर गाँव कुछ ना कुछ तो बोलेगा। एक स्टोरी तो है जो हाँ, चलती आ अब रही वो है, स्टोरी अच्छी है, बुरी है, सच है, झूठ है। अब ये लोक कथा बन जाती है। जी। पर इनसे हमें ये पता चलता है कि गाँव पुराने थे और इन गाँव में फिज़िकली जाके हमें और पता चलता है। हुँ, एंड फिर ऑफ़ कोर्स हमारा जो इतिहास, पुराण, ट्रेडिशन है कि अगर जो जैसे किसी पुराण में कुछ शहरों के नाम हैं और आज हमें लगता है कि वो शहर शायद ये हो सकते हैं। हुँ। तो हम वो अनुमान लगा के फिज़िकली जाके वो हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते जी, हैं। जी, पर अगेन फिज़िकली जाना तो एंड में पड़ता ही है। जी। तो आपने बड़ी सारी जगहें भी देखी होंगी जहाँ आपने खोज की या कोशिश की। तो कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपने उम्मीद नहीं की होगी, पर वहाँ पे आर्कियोलॉजी का आर्टिफैक्ट्स मिले या कुछ वैसा? मतलब बहुत सारी जगह हैं। अ, हिंदुस्तान में अभी तो मुझे ऐसा कोई उदाहरण आ नहीं रहा है क्योंकि हिंदुस्तान में हर जगह आबादी थी ही, जी। कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा था। पर एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं तुर्की का दे सकता हूँ कि तुर्की में कापाडोकिया या कापाडोसिया करके एक एरिया है, जगह है, जो माना जाता है अपने हॉट एयर बलून राइड्स के लिए। हुँ, हुँ। पर कापाडोसिया में एक आदमी अपना घर बना रहा था और घर बनाते टाइम उसकी दीवार टूटी एंड वो जितने ही अंदर जाते रहे, एक पूरा शहर था नीचे। ओह!
केव्स के नीचे। तो ऐसा कहा जाता है कि जब वहाँ पे एक समाज दूसरे समाज को ढूंढ के मार रहे थे, तो जो समाज कम तादाद में आबादी में थे, उन लोगों ने ऐसे केव में शहर अपनी खुद के बनाए थे, अच्छा, जहाँ पे वो छिप के सर्वाइव कर सर्वाइव सकें। कर सके। एंड हमें पता है कि ऐसी चीजें आप पूरे विश्व में मिली हैं, पर कापादोसिया की जो कहानी है कि कैसे एक बंदा घर बना रहा था, घर से ऐसे, तो ये चीजें ना थोड़ी हमारी हमारी इमेजिनेशन को भा जाती हैं, कैच करती हैं। जी, जी। एंड वैसे ही इंडिया में भी अगर जो मैं बोलूँ तो ऐसा नहीं है कि कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ बहुत बार होता है हमें लगता है यहाँ तो साइट मिलेगी ही मिलेगी, और उस टाइम पे कुछ मिलता नहीं है, और बहुत बार चलते-चलते बहुत सारी साइटें मिल जाती हैं। तो मेरी एक प्रोफ़ेसर हैं शांति पप्पू मैम, जिन्होंने ऑलरेडी एक साइट को स्टडी किया जो बहुत पहले हो चुकी थी। पर उन्होंने जब नए नज़रिए से स्टडी किया, तो पहली बार हमारे भारत का जो इतिहास था, वो 2 से सवा 2 लाख साल पहले पुश कर दिया उन्होंने। अच्छा। मतलब अंग्रेजों का नैरेटिव ये होता था कि 100,000 2000 200,000 ईयर पुरानी साइट है, पर अतिरम पक्कम तमिलनाडु में जी। एक ऐसी साइट है जिसने हमारे इतिहास को और हमारे आ, पाषाण काल या प्राग ऐतिहासिक काल को इतना पीछे पुश कर दिया कि बहुत सारे लोग एकदम अचंभित रह गए कि यार अगर जो ये साइट इतनी पुरानी है, मतलब इंडिया में आबादी थी जब हमें लगता था नहीं थी। तो कभी कभी होता है कि एकदम से ऐसे चांस फाइंडिंग होती है, कभी कभी होता है कि ढूँढ के भी नहीं ढूंढ के भी मिलता है। नहीं मिलता। तो ऐसी तो बहुत कहानियां हैं, बट अभी मेरे दिमाग में तो यही दो आ रही है। जब कोई वस्तु ज़मीन से हम निकालते हैं, तो उसका पहला परीक्षण क्या होता है डॉक्टर साहब? अब देखो, जब हम कह रहे हैं जमीन से निकालना, तो आर्कियोलॉजिस्ट बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से वस्तुओं का एक्सकवेशन या उत्खनन करते हैं। तो जी। पहले हमें जहाँ हमें खुदाई करनी है वहाँ पे हम ट्रेंच बांधते हैं। वो ट्रेंच मैथमेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, उसकी अलाइनमेंट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट ऐसे होनी चाहिए, उनकी डेप्थ वगैरह हम लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। मैं बोलूँगा तो कई लोग शायद पुरातत्व ना लें बोर होके, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा। पर जब हम उत्खनन करते हैं उसके पहले बहुत ज़्यादा प्लानिंग होती है। फिर एक बक्सा 5 बाय 5 मीटर का या 10 बाय 10 मीटर का बनता है। उन बक्सों को, बड़े बक्से को 4 बक्सों में हम काटते हैं। उन 4 बक्सों में से 1 या 2 बक्से पहले हम खोदना शुरू करते हैं, धीरे-धीरे नीचे जाते हैं। अब जब हमें कल्चरल मटेरियल जैसे टूटे हुए मृदभांड, बर्तन, टेराकोटा, मिट्टी की फिगर्स, बैंगल्स, ऐसी सब चीज़ें मिलना शुरू होती हैं, तो सबसे पहले हम सीधा जो मिला उसको उठा के बैग नहीं करते। सबसे पहले तरीका होता है उसकी फोटोग्राफी करो, और अगर जो एक कोने में एक चीज़ मिली है और उससे 1 या 2 मीटर आगे कुछ और मिला है, तो उसको भी रिकॉर्ड करना ज़रूरी है कि इसके सराउंडिंग में इसके क्या था? साथ क्या मिला है, क्योंकि वो कंटेक्स्ट बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो रिकॉर्डिंग में आइडियली, अब मैंने अलग-अलग लोगों के साथ खुदाई करी है। हर एक एक्सकवेटर, हर एक पुरातत्वविद का अपना तरीका होता है। पर आइडियली आप लोग रिकॉर्ड करोगे फोटोग्राफिकली, फिर ग्राफ शीट पे या नॉर्मल पेपर पे बनाओगे कि इस खुदाई के दरमियान हमें क्या-क्या कहाँ मिला। फिर उसको आप अलग-अलग ज़िप-लॉक बैग में डालोगे जिसमें एक टैग होता है, कितनी गहराई पे मिला, किस मटेरियल का है, किसने खोदा, किस डेट पे खोदा, उसके पीछे वापस हम ट्रेंच बनाएँगे और कलर करेंगे, इस ट्रेंच के इस यहाँ से मिला। तो ये अलग-अलग चीज़ें करके हमें इनका रिकॉर्डिंग करना होता है। क्योंकि अगर जो हमने एक आर्टिफैक्ट का रिकॉर्ड साइट पे इन सिटू शब्द यूज होता है कि जब खुदाई की तब रिकॉर्ड नहीं किया,
तो समझो 50 से 60% महत्व हम खो देते हैं। क्योंकि अगर जो बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स आपको सामने रख दिए गए और आपको पता नहीं कि ये कब खोदे गए, कैसे खोदे गए, किस हालातों में खोदे गए, जी। कैसे निकाले गए, तो इनका ना जो निजी महत्व होता है, वो कई कई हद तक खो जाता है। तो कंटेक्स्ट, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मैट्रिक्स एंड प्रोवेनेंस। प्रोवेनेंस मतलब आर्टिफैक्ट के बारे में जानने के लिए सबसे ज़रूरी जानना है कि कहाँ से आया, कैसे आया, जी। कब आया। तो ये सब चीज़ें हमें रिकॉर्ड करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो डॉक्टर साहब, ये मेरी रुचि का प्रश्न है, क्या कई बार मिट्टी ही किसी सभ्यता के खत्म होने का कारण बताती है? कई बार, बहुत ज़्यादा बार बता सकती है, पर क्या होता है कि मिट्टी एक पहलू बताती है। हमें अगर जो हमारे उत्तरों पे, हमारे कंक्लूजन्स पे पहुँचना है, तो हमें कई अलग-अलग चीज़ें, पैरामीटर्स जी, जी। स्टडी करने चाहिए, जी। जिसमें मिट्टी का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो जैसे बहुत बार क्या होता है कि मिट्टी की आप अगर जो सेडिमेंटल स्टडी करो या केमिकल एनालिसिस करो, तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें बाहर आती है। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँगा, राखी गढ़ी एक हड़प्पन साइट है। हुँ, बहुत पॉपुलर साइट है हरियाणा में। तो वहाँ पे जब बरियल्स स्टडी किए थे, तो कोरियन टीम में एक पैरासाइटोलॉजिस्ट आए थे, हुँ, हुँ। डॉक्टर शीन। उन्होंने इतना माइंड ब्लोइंग स्टडी किया कि वो ना, मैं उनको देखता था, वो टेस्ट ट्यूब में हर अलग-अलग साइट की जगहों की मिट्टी कलेक्ट करते थे, सैंपल्स। सैंपल्स कलेक्ट करते थे, और उनको स्टडी ये करना था कि कितने पैरासाइट्स इस मिट्टी में हैं, अलग-अलग लेवल पे, गहराई पे। हुँ। तो जैसे इस टाइम पे अगर जो मलेरिया था या डेंगू था या कोई और महामारी थी, जी, 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 जी। या फिर हमें पता चलता है खाने के तरीके, हमें बीज मिलते हैं अलग तरह के। हुँ, अब कौन-सा बीज जला हुआ है तो पता चलता है कुक हुआ था, हुँ। कौन-सा बीज अपने निजी तरह में है तो हमें पता था कि ये वाइल्ड ग्रोथ थी। जी, जी, जी। फिर हमें मिट्टी में पता चलता है अलग-अलग केमिकल्स का मिश्रण, मतलब और क्या-क्या ऑक्यूपेशन होते थे, रहन-सहन के तौर जी, तरीके जी। होते थे। पर सिर्फ़ मिट्टी के इन फाइंडिंग्स पे डिपेंड करके आपको अपना आंसर देना थोड़ा गलत है, पर इसके साथ-साथ आपको अलग-अलग चीज़ों को भी स्टडी करना ज़रूरी है। जी। पर हाँ, मिट्टी से हमें बहुत, बहुत, बहुत कुछ पता चलता है। हम जैसे बचपन में ना वो डिस्कवरी देखते थे, तो उसमें जब वो डायनासोर्स के बारे में बताते थे, तो एक बच्चा जैसे क्यूरियस होता है, तो वहाँ पे कई जगह वोल्केनोज़ इरप्ट हुए, जिसकी वज़ह से डायनासोर्स वो एक्सटिंक्ट हुए ना। तो उसमें वो बताते हैं कि वो वोल्केनो ने एक बहुत अच्छी लेयर बना दी है उसपे, जिससे वो आज तक इतने अच्छे से प्रिज़र्व हैं, यस। और वो चीज़, तो वो एक बड़ा फ़ैसिनेटिंग है। सिर्फ वोल्केनो नहीं, सबसे पॉपुलर पोम्पेई करके इटली में एक जी, साइट जी, है। पोम्पेई। आप आज भी पोम्पेई घूमोगे, तो आपको वो वोल्केनिक ऐश में कैसे चीज़ों को कवर किया, कुछ लोग आपको ऐसे जी, जी, सिकुड़े बिल्कुल। हुए हाँ मिलेंगे। जी। तो ये उनका एक पूरा एक फिगर पूरा प्रिज़र्व हुआ है, एग्ज़ैक्टली। नेचुरली प्रिज़र्व हुआ है वो। जी। और ये मिट्टी पे भी डिपेंड करता है, जैसे बहुत सारी मिट्टी है, अगर जो एसिडिक ज़्यादा है, तो कुछ अवशेष कंज़र्व नहीं हो पाते हैं, जी। और अगर जो अल्कलाइन ज़्यादा है, तो वो थोड़ी बेहतर है। तो हुँ। जैसे हम बात करते हैं टेक्सटाइल्स की या ह्यूमन रिमेन्स की, तो वो मिट्टी किस टाइप की मिट्टी है, उस पे भी निर्भर करता है, हुँ। मिट्टी के अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। जी, कि वो प्रिज़र्व कर पाएगी या जी, नहीं कर बिल्कुल। पाएगी। तो हम इस एपिसोड के लास्ट प्रश्न पे आ गए हैं डॉक्टर साहब। क्या ऐसा कभी होता है कि मिट्टी के छोटे संकेत पूरी कहानी बदल देते हैं? ओह! बिल्कुल। मैंने जैसे पहले बहुत सारे पहले वाले प्रश्न के काफ़ी उदाहरण जी, दिए जी, जी। कि कैसे अगर जो एक ही साइट 1940 में एक्सकवेट हुई और वो सेम साइट बाद में 2015-2020 में एक्सकवेट हुई। जी। जब हमारे पास
इलेक्ट्रॉनिक साधनों की कमी नहीं थी, तो वो सेम मिट्टी बहुत ही ज़्यादा नया दृष्टिकोण डाल देती है, पर्सपेक्टिव डाल देती है। बिल्कुल। जैसे इसमें मैं सबसे अच्छा स्टडी बोलूँगा जो हमारी नदी सरस्वती है। मतलब मुझे ही याद है कि जब मैं कॉलेज में था, तो हम अभी भी सरस्वती का वर्णन करते थे ऋग्वेदिक सरस्वती, क्योंकि तब इतने ज़्यादा पुख्ते प्रमाण नहीं थे कि क्या ये सही है, क्या जी। ये गलत है, सबके अपने-अपने दृष्टिकोण थे। पर बाद में धीरे-धीरे नासा, इसरो इन लोगों ने लैंडसैट इमेजेस करी, सैटेलाइट इमेजरी करी, फिर इन्होंने पुराने सरस्वती घग्गर नदी के जो रिवर बेड थे, वहाँ पे कोर ड्रिलिंग करके जो मिट्टी के कण निकाले, उनकी जी। स्टडी करी, सॉइल स्टडी करी। तो इससे हमें ये पता चल गया कि कुछ तो था और सरस्वती कहीं न कहीं तो थी। अब तो ये बोला जाता है कि घग्गर जो आज की घग्गर है, जो मतलब घग्गर इंडिया में है और हाकड़ा और नारा पाकिस्तान में मानी जाती है। जी, जी। ये सरस्वती की ही एक छोटी-सी पार्ट थी, सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदियाँ थी, हम ट्रिब्यूटरी कहते जी, हैं। जी। पर अब ये हमें पता है कि सरस्वती नाम किस नदी को दिया जाए, उसके ऊपर अभी भी काफ़ी विवाद है, जी। पर ऐसा कुछ था। जब मैं बच्चा था, जब मैं स्टूडेंट था, तब लोग अभी भी हँसते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता। पर अब और ये सॉइल स्टडी, मिट्टी की स्टडी से ही हमें पता चला है। तो आगे जाके और क्या-क्या और पता चलेगा, जी। किसे पता? विद टाइम एंड टेक्नोलॉजी क्या यस। चीज़ चेंज एंड होगी। ऑफ कोर्स पर्सपेक्टिव, बिल्कुल। दृष्टिकोण बहुत ज़रूरी है। जी, जी। तो ये था हमारा दूसरा एपिसोड मिट्टी की भाषा। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। आपके अगर कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में प्रश्नों को छोड़ सकते हैं और हम आने वाले एपिसोड्स में उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो समय देने के लिए धन्यवाद यू आर मोस्ट डॉक्टर वेलकम। कुश ढेबर जी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद। धन्यवाद।